हाय एवरीवन, यू आर विद मी एएस लो नोट। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिवेन्यू कोड अंडर उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड 2006। इस कोड का चैप्टर 13 डील करता है ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ रिवेन्यू कोड। उससे पहले हम देखेंगे रिवेन्यू कोड क्या होता है, रिवेन्यू कोड का मीनिंग क्या होता है। यह एक स्पेशलाइज्ड कोड होता है जो डील करता है, हैंडल करता है केसेस रिलेटेड टू लैंड रिवेन्यू, लैंड ओनरशिप, एग्रीकल्चर लैंड डिस्प्यूट या फिर अदर रिलेटेड मैटर टू रिवेन्यू। भारत में रिवेन्यू कोड इस्टेब्लिश किए गए हैं अंडर रिवेन्यू कोड ऑफ वेरियस स्टेट्स। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिवेन्यू कोड जो डील करता है सेक्शन 4 का सब क्लोज 16 ऑफ यूपी रिवेन्यू कोड 2006। यह बताता है कि रिवेन्यू कोड में इंक्लूड होते हैं या फिर रिवेन्यू कोड कंसिस्ट होता है बोर्ड एंड इट्स मेंबर, जो एक हाईएस्ट अथॉरिटी है रिवेन्यू मैटर डील करने के लिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यह एक चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है जो रिवेन्यू रिलेटेड डिस्प्यूट से डील करती है। उसके बाद कमिश्नर होते हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं। उसके बाद उन्हें असिस्ट करने के लिए एडिशनल कमिश्नर और असिस्ट कमिश्नर होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं कलेक्टर जो कि हेड होते हैं रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिस्ट्रिक्ट में। उनको असिस्ट करने के लिए एडिशनल कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं। उसके बाद चीफ रिवेन्यू ऑफिसर, फिर सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार, तहसीलदार जुडिकल, नाइब तहसीलदार होते हैं। तो कमिश्नर से लेकर नाइब तहसीलदार तक जितनी भी अथॉरिटी होती हैं उन्हें हम रिवेन्यू कोर्ट कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट अथॉरिटीज़ को अपॉइंट किया जाता है ताकि वह उस लेवल पर रिवेन्यू रिलेटेड मैटर को सॉल्व कर सकें। तो ये जितनी भी अथॉरिटी होती हैं, जब ये रिवेन्यू रिलेटेड केस, सूट या प्रोसीडिंग को डील करती हैं तब हम इन्हें रिवेन्यू कोर्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट एंड रिवेन्यू कोर्ट जो डील करता है सेक्शन 206। यह सेक्शन कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी रिवेन्यू रिलेटेड मैटर होते हैं उनकी प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट में नहीं की जा सकती। सिविल कोर्ट को यह अधिकार ही नहीं है कि वह रिवेन्यू रिलेटेड मैटर को डील करे। रिवेन्यू रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होती हैं या केस होते हैं या सूट होती हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड 2006 में जो भी डिफरेंट रिवेन्यू कोड हैं, जो भी हमने अभी पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, वे ही अथॉरिटी होती हैं जो उन केसेस को डील कर सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी गांव में एग्रीकल्चर लैंड डिस्प्यूट है तो वह मैटर तहसीलदार के पास जाता है। कोई भी मैटर हो वह उस अथॉरिटी के पास जाता है जिसके पास उसका ज्यूरिडिक्शन होता है। उसके लिए कि कौन सा मैटर कौन सी अथॉरिटी डील करेगी, कोड के लास्ट में शेड्यूल दिए गए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मैटर को डिफरेंट कॉलम में दिया गया है कि वह कौन अथॉरिटी इस मैटर को डील करेगी। यह सेक्शन हमें बताता है कि कोई भी मैटर सिविल कोर्ट डील नहीं कर सकती जो कि दिए गए हैं शेड्यूल 2 में। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी मैटर जो 2 शेड्यूल में दिए गए हैं, स्पेसिफाइड किए गए हैं, उनको सिविल कोर्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकती। और यह सेक्शन कहता है कि कोई भी कोर्ट अदर देन रिवेन्यू कोर्ट और रिवेन्यू ऑफिसर जो स्पेसिफाइड किए गए हैं कॉलम 3 में शेड्यूल 3 के, कोई भी एप्लीकेशन, सूट या प्रोसीडिंग इंटरटेन कर सकते हैं जो स्पेसिफाइड हैं कॉलम 2 में। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूटेड केस है तो वह शेड्यूल 3 के अंदर कॉलम 2 में लिखा गया है बाउंड्री डिस्प्यूट के नाम से। उस केस को कौन डील करेगा यह भी लिखा गया है शेड्यूल 3 में कि वह केस एसडीओ के पास जाएगा। तो उस केस को एसडीओ ही डील करेंगे, कोई और अथॉरिटी उस केस को डील नहीं करेगी और उसकी फर्स्ट अपील कमिश्नर के पास जाएगी।
ऐसे ही सारे मैटर को कौन डील करेगा, कौन सी अथॉरिटी उस मैटर को डील करेगी, यह शेड्यूल में बताया गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे म्यूटेशन केस तहसीलदार के पास जाएगा और उसकी फर्स्ट अपील एसडीओ के पास जाएगी। तो कुल मिलाकर सेक्शन 206 हमारा जुरिडिक्शन के बारे में बताता है। इसमें बताया गया है कि सिविल कोर्ट हमारे रिवेन्यू रिलेटेड मैटर को डील नहीं करेगा। और शेड्यूल सेकंड बताता है कि कौन से मैटर हैं जो सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन से एक्सक्लूड किए जाते हैं। और हमारा शेड्यूल 3 बताता है कि कौन से रिवेन्यू मैटर हैं और उन्हें कौन सी अथॉरिटी डील करेगी और उनकी फर्स्ट अपील किसके पास जाएगी और सेकंड अपील किसके पास जाएगी। अब हम देखेंगे फर्स्ट अपील जो डील करता है सेक्शन 207। यह बताता है कि फर्स्ट अपील किस मैटर की कहाँ जाएगी। जैसे कि हमने देखा कि शेड्यूल 3 में कॉलम 2 के बताया गया है कि किस तरह के मैटर हैं, जैसे बाउंड्री डिस्प्यूट मैटर है, म्यूटेशन केस रिलेटेड मैटर है या डिस्प्यूट रिलेटिंग टू ट्री मैटर है। कॉलम सेकंड बताता है कि किस तरह का मैटर है और कॉलम 3 में बताया गया है कि उन्हें कौन डील करेगा, उनकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसके पास है। और कॉलम 4 बताता है कि उस मैटर की फर्स्ट अपील कहाँ जाएगी, कौन उसे डील करेगा। एग्जाम्पल के लिए कॉलम 2 में दिया गया है कि डिस्प्यूट रिलेटिंग टू ट्रीज, जिसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो कॉलम 3 में बताई गई है वह है कलेक्टर के पास जाएगी। और कॉलम 4 में बताया गया है कि उसकी फर्स्ट अपील कमिश्नर के पास जाएगी। तो सेक्शन 207 हमारा फर्स्ट अपील के बारे में बताता है। और इसके अलावा यह भी बताता है कि ऐसे मैटर जो उस शेड्यूल में कवर नहीं होते लेकिन उनका नेचर सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 47 या 104 से मिलता जुलता है और उनमें भी अपील की जा सकती है, या फिर ऑर्डर 43 के रूल 1 में फर्स्ट शेड्यूल के सीपीसी के अंदर है तो उसमें भी अपील की जा सकती है। तो बेसिकली जो ये हम सिविल प्रोसीजर का रेफरेंस दे रहे हैं वो हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर की बात कर रही हैं, जो इन बिटवीन कोर्ट ऑर्डर पास करता है, जो अपीलेबल हैं सीपीसी के अंदर। और उनकी अगर कोई रिवेन्यू कोड 2006 के अंदर शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं किया गया उनके बारे में, तो उनकी भी अपील की जा सकती है इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में फर्स्ट अपील का टाइम पीरियड 30 डेज बताया गया है कि अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी अपने ऑर्डर से खुश नहीं है तो वह फर्स्ट अपील कर सकती है 30 दिन के अंदर। अब हम बात करेंगे सेकंड अपील की, जो सेक्शन 208 डील करता है। यह सेक्शन बताता है कि जैसा कि हमने देखा शेड्यूल 3 के सेकंड कॉलम में बताया गया है कि किस तरह का मैटर है, थर्ड कॉलम में बताया गया है कि उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसके पास जाएगा, फोर्थ कॉलम में बताया गया है कि फर्स्ट अपील किसके पास जाएगी, और कॉलम 5 बात करता है हमारी सेकंड अपील के बारे में। अगर कॉलम 5 में लिखा है तो सेकंड अपील की जा सकती है और अगर नहीं लिखा तो सेकंड अपील नहीं की जा सकती। सेकंड अपील तब की जा सकती है जब सस्टेनेबल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो किसी भी मैटर में। और यह सेक्शन बताता है कि सेकंड अपील का टाइम पीरियड 90 डेज का है। अब हम देखेंगे बार अगेंस्ट सर्टेन अपील, जो डील करता है सेक्शन 209। यह सेक्शन बताता है कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जिनमें अपील नहीं की जा सकती। तो सेक्शन 209 में ऐसे 8 केस बताए गए हैं जिनमें अपील नहीं की जा सकती। फर्स्ट, चैप्टर 11 में जितने भी ऑर्डर पास होते हैं वह फाइनल ऑर्डर होते हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं की जा सकती। सेकंड, अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो गई है अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, मतलब अगर 30 दिन का टाइम पीरियड था अपील फाइल करने का और उसमें कोई पर्सन अपील फाइल नहीं करता तो उसके बाद वह अपील रिजेक्ट हो जाएगी और उसके बाद कोई अपील फाइल नहीं हो सकती। थर्ड, अगर रिवीजन से रिलेटेड भी अपील रिजेक्ट हो गई है तो भी अपील नहीं की जा सकती। फोर्थ, अगर स्टे से रिलेटेड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो भी अपील नहीं की जा सकती। फिफ्थ, अगर कोई रिमांड के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट को तो अपील नहीं की जा सकती।
6. कोई ऑर्डर या डिक्री है जो इंटीरियम नेचर की है तो भी अपील फाइल नहीं की जा सकती। 7. कोई ऐसा ऑर्डर है जो पार्टी के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है तो उसके ऊपर भी कोई अपील नहीं की जा सकती। एंड द लास्ट 8. अगर एक्स पार्टी या डिफ़ॉल्ट पर ऑर्डर दिया गया है तो वह अपीलेबल नहीं है, उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। तो ये 8 केसेस हैं जिन पर अपील नहीं की जा सकती। अब हम देखेंगे पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड सेक्शन 210। यह सेक्शन बताता है कि रिवेन्यू बोर्ड और कमिश्नर के पास 2 ऐसे रिवेन्यू कोर्ट हैं जिनके पास यह पावर है कि वह अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट केस को अपने पास बुला सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उस केस की लीगलिटी चेक करनी चाहिए या फिर उस केस में डिसीजन सही है या गलत, यह चेक करने के लिए वह स्यू मोटो या फिर पार्टी की एप्लीकेशन पर भी सबॉर्डिनेट कोर्ट के केस को अपने पास बुला सकते हैं। जनरली 3 केस में कॉल ऑफ रिकॉर्ड होता है। फर्स्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट किसी ऐसे जुरिडिक्शन का यूज़ कर रहा है जो लॉ के द्वारा उसमें निहित नहीं है। सेकंड, या फिर वह अपने जुरिडिक्शन की एक्सरसाइज करने में फेल हो रहा है। एंड थर्ड, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन को इलीगली या फिर इरेगुलरिटी विद मटेरियल फैक्ट से डील किया है। इन केस में कॉल ऑफ रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह सेक्शन यह भी बताता है कि अगर किसी पर्सन ने बोर्ड या कमिश्नर को एप्लीकेशन दे दी है तो उस पर्सन के द्वारा फर्दर एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती। और यह सेक्शन बताता है कि एप्लीकेशन का टाइम पीरियड 60 डेज़ है, उसके बाद एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती। कॉल ऑफ रिकॉर्ड के लिए अब हम देखेंगे पावर टू रिव्यू जो डील करता है सेक्शन 211। अगर बोर्ड ने अपना कोई डिसीज़न दे दिया है किसी केस को लेकर और कुछ समय बाद कोई नया एविडेंस मिलता है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो केस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टी की रिक्वेस्ट से या फिर अपने आप बोर्ड अपने डिसीज़न को रिव्यू कर सकता है, उसके पास यह पावर है। ऐसा केवल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ही कर सकता है, उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास यह पावर नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे पावर टू ट्रांसफ़र जो डील करता है सेक्शन 212। यह सेक्शन बताता है कि बोर्ड के पास यह पावर है कि वह किसी भी केस को जस्टिस के लिए एक रिवेन्यू ऑफिसर से दूसरे रिवेन्यू ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन जिस रिवेन्यू ऑफिसर के पास वह केस को ट्रांसफ़र किया जाएगा वह या तो इक्वल हो या फिर सुपीरियर रैंक का हो ऑफिसर हो, आइदर इन सेम डिस्ट्रिक्ट और एनी अदर डिस्ट्रिक्ट। तो आज के वीडियो में हमने देखा रिवेन्यू कोर्ट क्या होता है, उसका जुरिडिक्शन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन और पावर को देखा। थैंक यू।